नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम रेलवे एग्जाम 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसके तहत जो हम एसपीडी जीके जीएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने जो है वो पहला टॉपिक भारतीय रेल हम समाप्त कर चुके हैं। उससे अगला टॉपिक है आपका संपूर्ण भारत एक सामान्य परिचय। मतलब जो भारत के इर्द गिर्द या भारत में, जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, भारत की सीमा किसके साथ ज़्यादा लगती है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपका जलीय सीमा जो है वो किन किन राज्यों के साथ है, स्थलीय सीमा किन किन राज्यों के साथ है। तो ये भारत का जो है एक संपूर्ण मतलब इंट्रोडक्शन का है या एक परिचय का है, हम आज एक क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि आपका भारत एशिया भारत दक्षिण एशिया में, एक पेन पहले चेंज कर लूं, कह रहा है कि भारत दक्षिण एशिया में, ठीक है, एशिया जो आपका बड़ा है, एशिया महाद्वीप, उस एशिया महाद्वीप में जो है आपको भारत किस डायरेक्शन में पड़ता है, किस दिशा में पड़ता है, तो दक्षिण दिशा में पड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आ जाएंगे, तो पाकिस्तान आएगा, भारत खुद आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा और बांग्लादेश। यानी इस भारतीय उपमहाद्वीप में भारत जो है वो दक्षिण एशिया में कैमा स्थान रखता है। ठीक है, तो भारत जो है वो आपका दक्षिण एशिया का जो इन देशों से यानी पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जो है वो क्या है, सबसे बड़ा देश है। क्या है, सबसे बड़ा देश है। यानी दक्षिण एशिया का जो है वो सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, हमारा भारत है। क्लियर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का प्राचीन नाम क्या है। अभी जो भारत को हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, तो इससे पहले जो है वो भारत का प्राचीन नाम क्या है। अभी हमारे भारतीय संविधान में जो है वह भारत का दो ही नाम है, एक भारत और एक दूसरा इंडिया, भारत अथवा इंडिया। लेकिन भारत का प्राचीन नाम क्या है, तो भारत का जो है प्राचीन नाम जो है वह आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। क्या है, इसे जो है वह आर्यावर्त या हम जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। आर्यावर्त और जम्बू द्वीप। आर्यावर्त क्यों, क्योंकि यहाँ पे मध्य एशिया मैक्समूलर से क्या आए थे, आर्य आए थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ही जो है इसको क्या कहा, आर्यावर्त कहा। क्या कहा, आर्यावर्त। यानी भारत का प्राचीन नाम क्या है, एक है आपका आर्यावर्त, दूसरा है जम्बूद्वीप। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश भारतीय, जो भी हम आप जो भारतीय हैं, अधिकांश भारतीय किस मानव प्रजाति समूह से जो है संबंधित है। ठीक है, अधिकांश भारतीय जो है वह किस मानव जाति से, इस मानव प्रजाति समूह से संबंधित रखता है, तो काकेसियाई या काकेसाइट मानव प्रजाति। क्या होता है, काकेसियाई, काकेसियाई या काकेसाइट, काकेसाइट, काकेसाइट मानव प्रजाति। यानी हम आप जो भी है वो किस मानव प्रजाति से संबंधित रखते हैं, तो काकेसियाई या काकेसाइट मानव प्रजाति से संबंधित रखते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न करेंगे, सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान एवं इंडिया किसने कहा। ठीक है, भारत को जो है, जो हम जिस भारत में रहते हैं उसका नाम हिंदुस्तान भी है। तो हिंदुस्तान सबसे पहले किसने किया कहा, और इंडिया किसने सबसे पहले किसने कहा। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान जो है वह, चलिए क्रम से लिख देते हैं तो आप लोग को भी आसानी होगा। हिंदुस्तान कहा है किसने, ईरानियों ने। किसने कहा है, ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा है, इंडिया कहा है आपको यूनानियों ने। ठीक, ईरानियों ने जो हिंदुस्तान कहा और इंडिया जो है आपको वह यूनानियों ने किया, यूनानियों ने कहा। यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यानी कि भारत सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने और इंडिया कहा यूनानियों ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उत्तर एवं दक्षिण में क्या है। ठीक है, ये हम एक रफ मैप बना लेते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये आपका, ये है मैप, रफ मैप है। कह रहा है कि भारत के उत्तर में, भारत का उत्तर, अच्छा ये डायरेक्शन अगर निकालेंगे
किसी का डायरेक्शन बोले तो सीधा आप जो है वह पहले डायरेक्शन बना लीजिए, तब आसान होगा। देखिए ये आपका कहेगा ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है वो देखिए। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के उत्तर एवं दक्षिण में क्या है। भारत के उत्तर एवं दक्षिण में क्या है। देखिए उत्तर है ये इस डायरेक्शन में और दक्षिण है ये। तो पहले उत्तर में देखते हैं। तो भारत के उत्तर में जो है वह नेपाल है, यहाँ पे ये हो गया नेपाल। ठीक है, ये हो गया भूटान, सॉरी ये तो उत्तर में नहीं होगा, ये आपको पूरब और उत्तर में होगा। ठीक है, उत्तर में क्या क्या हो जाएगा, ये आपको नेपाल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका भूटान हो जाएगा, फिर आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया जो है ये आपको चीन है, ये नेपाल है और ये भूटान है, यानी उत्तर में हो गया। दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में जो है ये आपका श्रीलंका है और ये आपका हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। ठीक, फिर पूरब में आ जाइए, पूरब में ये आपका म्यांमार हो जाएगा, पूरब में म्यांमार हो जाएगा। देखिए पेन कहाँ गया, ये वाला एरिया जो है ये आपका क्या है, ये म्यांमार है, ये म्यांमार है। ठीक है, ये आपका ये वाला एरिया जो है ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये आपका चीन है। ठीक है, ये एरिया जो है ये एरिया अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये वाला क्या है, ये पाकिस्तान है। ठीक, और इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और यह हिंद महासागर, इधर अरब सागर, इधर अरब सागर। क्लियर है। अभी इसी के इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि भारत के उत्तर एवं दक्षिण में क्या है। तो भारत के उत्तर में, तो उत्तर में आ जाएगा आपका चीन आ जाएगा। क्लियर है, चीन आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, ये क्या है नेपाल और ये है आपका भूटान। ठीक है, ये है आपका भूटान, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा और चीन आ जाएगा। यानी कि उत्तर में क्या क्या हो जाएगा। चलिए पेन का कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग को होगा कंफ्यूजन। देखिए उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, भारत के उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में जो हो जाएगा आपका चीन, नेपाल और भूटान। क्लियर है, चीन, नेपाल और भूटान। चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और ये भूटान हो जाएगा। ये हो गया चीन हो गया, ये नेपाल हो गया और ये भूटान हो गया। अच्छा दक्षिण में पूछेगा, दक्षिण में दो ही है, एक आपको ये श्रीलंका, श्रीलंका और हिंद महासागर। दक्षिण में क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा एवं क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। क्लियर है। कह रहा है कि भारत के पूरब एवं पश्चिम में, ठीक है, ये पूरब हो गया इधर और पश्चिम हो गया इधर। तो पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है, पूरब में आ जाएगा आपका बांग्लादेश, ये वाला एरिया जो आपको ये बांग्लादेश है। इधर आ जाइएगा तो ये आपको म्यांमार, न्यूजीलैंड, ये इधर के आपका नागालैंड की तरफ जो है ये आपका म्यांमार हो जाएगा। यानी पूरब में हो जाएगा आपका म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। क्लियर है, भारत के पूरब में जो है आपको बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पूरब में क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, मैप से याद रखेंगे तब ज्यादा याद रखें, बांग्लादेश, फिर आपका म्यांमार, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहा है कि पश्चिम में, पश्चिम आ जाएगा तो ये आपको पाकिस्तान हो जाएगा और एक अरब सागर हो जाएगा। चलिए थोड़ा ये अभी समझ में आ गया है तो इसको मिटा देते हैं। पश्चिम में क्या हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा आपको एक पाकिस्तान था और एक अरब सागर। क्लियर है, पाकिस्तान और अरब सागर। पर कह रहा है कि भारत एकमात्र देश है, अच्छा वही अफगानिस्तान का कहेगा तो पश्चिम और उत्तर, यानी पश्चिमोत्तर में जो है वो अफगानिस्तान होगा।
क्लियर है, तो इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी। मैप से ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा याद करने में आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर जो है किसी महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर, तो भारत का नाम हिंदुस्तान, तो इस हिंद के नाम पर जो है भारत के नाम पे किसी महासागर का नाम पड़ा है, उसका नाम है हिंद महासागर, जो कि भारत है किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। और यह उस महासागर को क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं। चलिए पेन कलर चेंज कर ले, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर जो है किसी महासागर का नामकरण किया गया है, जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर अन्य नाम, ठीक है, रत्नाकर है। हिंद महासागर का जो है दूसरा नाम रत्नाकर भी है। इसके अलावे ठीक है, हिंद महासागर को क्या कहा जाता है, तो हिंद महासागर को जो है शांत क्षेत्र एवं सात समुद्रों की कुंजी भी कही जाती है। क्या कहा जाता है, शांत क्षेत्र। हिंद महासागर को जो है शांत क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावे जो है वह हिंद महासागर को क्या कहते हैं, सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। सात समुद्रों की कुंजी कहते हैं, कुंजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी शांत क्षेत्र और सात समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाता है, तो हिंद महासागर को कहा जाता है। अगला कह हिंद महासागर का पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग क्या कहलाता है। देखिए हमने आपको बताया था ये आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है, तो ये आपका हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के इधर डायरेक्शन में हो जाएगा ये पूरब यानी ईस्ट, और इधर हो जाएगा आपको वेस्ट यानी पश्चिम। तो हिंद महासागर का जो है पूरब में आ जाएगा बंगाल खाड़ी और पश्चिम में आ जाएगा आपको अरब सागर। समझ गए, समझ में आया। यानी हिंद महासागर का जो है पश्चिमी भाग पहले पूछ रहा है, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा, अरब सागर। पश्चिम में क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। और वही अगर पूरब में बात करें तो पूरब में जो हो जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी। समझ गया सर, बंगाल की खाड़ी। क्लियर सर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या, यानी कि हिंद महासागर के पश्चिमी में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 कहता है कि भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है। देखिए जैसे कहने का अर्थ ये है कि ये भारत का जो है वो तटीय सीमा है, भारत का तटीय सीमा है। तो जो समुद्र तल की जो ऊंचाई मापी जाती है, जैसे किसी का भी हाइट, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जगह कहीं पर पहाड़ ऊंचा है, कहीं पर जमीन ऊंची है, कहीं पर जमीन क्या है मतलब हाइट कम है या गड्ढा है, तो कहीं तो एक रेफरेंस बना के हमको मापना पड़ेगा साथ ही साथ। तो इसे मापा जाता है समुद्र तल की ऊंचाई से। तो यहाँ पर जो है भारत का जो है तटीय क्षेत्र देखा जाए तो यह आपको महाराष्ट्र का एरिया, यह गोवा, ठीक है, फिर कर्नाटका, ये केरल। क्लियर है, ये केरल है। फिर उसी तरह से देखा जाए इधर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है, ये सभी पश्चिम बंगाल। तो कहने का अर्थ ये है कि हम समुद्र तल के जो औसत ऊंचाई जो है वो कहाँ से मापेंगे। ठीक है, तो कहीं तो एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो वह औसत ऊंचाई मापी जाती है आपको चेन्नई से। कहाँ मापी जाती है, चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। क्लियर है, भारत में समुद्र तल की जो औसत ऊंचाई जो मापी जाती है वह कहाँ से मापी जाती है, तो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। ठीक है, चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राज्य कौन से हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी राज्य। ठीक है, देखिए मैप थोड़ा सा एक रफ करते हैं। ये है आपका भारत,
ये मैप से पढ़ेंगे तो आसान होगा याद करने में, नहीं तो आप याद करना बहुत मुश्किल है। तो कह रहा है क्या, प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक पूर्वी, यानी कि सर्वाधिक पूर्वी पूरब ये हो गया, सर्वाधिक पश्चिमी वेस्ट ये हो गया, सर्वाधिक उत्तरी नॉर्थ ये हो गया, और सर्वाधिक दक्षिणी यानी कि साउथ ये हो गया। अगर भारत में सर्वाधिक पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी राज्य, अगर पूर्वी में बात करेंगे तो ये आपका ये है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, ये है अरुणाचल प्रदेश, यानी सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए क्रम से लिखते हैं, उसके बाद हम आंसर करते हैं। क्रम से माना जहाँ जैसे जैसे पूछा गया वैसे वैसे हम लिखते हैं। तो पूर्वी में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पश्चिमी पूछ रहा है, तो पश्चिमी में जो है आपका गुजरात हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये गुजरात का कच्छ जो है पाकिस्तान के साथ मिलता है वो वाला। सबसे पश्चिमी राज्य पूछ रहा है तो गुजरात हो जाएगा, पश्चिमी में कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक, अगर अब फिर अगला कह रहा है उत्तरी, अभी देखिए पहले जो है सबसे उत्तरी राज्य था आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका पाक अधिकृत की अक्साई चीन, ये पहले क्या था आपको जम्मू एंड कश्मीर ये पूरा एरिया का। अभी जो है 2019 के बाद, ठीक, ये आपका ये लद्दाख हो गया और ये कश्मीर हो गया, ये हो गया कश्मीर, ये हो गया कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया लद्दाख। तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पहले 2019 के पहले जो है सबसे उत्तर में राज्य था जम्मू कश्मीर, लेकिन 2019 के बाद जो है ये जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो अभी जो है सबसे उत्तरी राज्य देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, ये क्या है, सॉरी अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो है ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आपका इधर में पंजाब, इधर हरियाणा, इधर राजस्थान, फिर आपका ये उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार, ये झारखंड, ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका ये उड़ीसा, ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये गोवा। इसी प्रकार से जो है वह अलग अलग जो है, क्लियर है। तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, सबसे उत्तर में राज्य पूछेगा तो अभी क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसका ये। अगर दक्षिण में पूछे तो दक्षिण में जो है सबसे दक्षिणतम राज्य जो है ये आपका तमिलनाडु, सॉरी सबसे दक्षिणतम राज्य क्या हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु, ये आपका केरल है, ये कर्नाटक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तमिलनाडु। यानी सबसे दक्षिणतम देखिए, पूरब अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, और उत्तर में, मिटा देते हैं इसको, उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। वही आपका दक्षिण में जो हो जाएगा आपको, दक्षिण में तमिलनाडु, क्या हो जाएगा तमिलनाडु, क्लियर है। यानी कि भारत के चारों दिशा में जो सबसे अंतिम छोर में जो राज्य है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते करें कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में तथा सर्वाधिक दक्षिणी भाग में क्या है। तो देश के केंद्र शासित प्रदेश देखिए, अभी उत्तर में जो है वो क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। उत्तर में क्या हो जाएगा, ये है आपका सबसे ये साउथ नहीं होगा, ये नॉर्थ होगा, साउथ नीचे होता है। ये जो है ये आपको पाक अधिकृत कश्मीर है, ठीक। तो ये वाला एरिया जो है ये कश्मीर हो गया, और ये वाला एरिया जो है वो क्या, ये अक्साई चीन है ये, और ये वाला एरिया जो आपको वह लद्दाख है। यानी कि सबसे उत्तर में, ठीक, जो केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख, और सबसे दक्षिण में जो है, ठीक है, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे दक्षिण में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, और सबसे उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश है आपको लद्दाख। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा लद्दाख और दक्षिण में हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यानी ये हो जाएगा उत्तर में हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख, और दक्षिण में हो जाएगा
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का स्थिति क्या है। देखिए कह रहा है कि भारत जो है ये आपका कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितना डिग्री पूर्वी अक्षांश, ये आपको इसका प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का मुख्य भूमि जो है वह कितना है। और ये तो इसके लिए थोड़ा हम एक रफ ड्राइंग लेते हैं। देखिए इसी में बनाते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारत का जो है स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर। तो उसके लिए हमको पहले समझना होगा कि देशांतर किसको कहते हैं, अक्षांश किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक रफ समझते हैं। देखिए ये हमारा जो है पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का जो है वो हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का ये 0 डिग्री से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहा जाता है आपको अक्षांश रेखा। ये आपको 0 डिग्री, ये सबसे बीच में जो होकर गुजरती है इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को जो है वो आपको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो पृथ्वी को जो है सबसे बीच से होकर गुजरती है। ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन को हम कहेंगे अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। इसी में एक होता है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में, ये देखिए ये 20 से होकर गुजरा, तो इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया आपको दक्षिण यानी साउथ। तो 23.5 डिग्री जो से होकर जो गुजरेगा इसे कहेंगे हम कर्क रेखा। इसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर गुजरेगा, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर गुजरेगा, इसे कहेंगे हम मकर रेखा। इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए 0 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरेगी उसे कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। फिर इसके ऊपर में हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण। 23.5 डिग्री जो जैसे जो 23.5 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन जो गुजरेगी पृथ्वी पर उसे कहेंगे कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरेगी उसे कहेंगे हम मकर रेखा। ये होता है आपका ध्रुव, ये दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को कहेंगे हम अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री जो अक्षांश होगी उसको कहेंगे हम उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में ये। अभी ये एक ध्रुव से, ठीक है, ये ध्रुव से ये ध्रुव के बीच, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है इसे कहा जाता है देशांतर रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। इसे देशांतर रेखा। अभी ये ऐसे ऐसे देशांतर रेखा, ठीक है, बहुत सारे खींचे होते हैं। ये हो गया ये देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा, इधर से आप ये देशांतर रेखा। क्लियर है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। और अगर टोटल देशांतर का संख्या देखें तो ये देखिए यहाँ से ये 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इसके पीछे, और टोटल 360, और 360 में 30 से भागा दे देंगे तब कितना हो जाएगा, 0 0 3 12। यानी टोटल देशांतर की संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको 12 हो जाएगी, 336 हो जाएगी ना। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर का समय जो होता है वह 30 मिनट का समय होता है। कितने मिनट का समय होता है, 30 मिनट का समय। तो ये है आपका मतलब पृथ्वी पर जो है वो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का कंसेप्ट। फिर से एक बार,
पृथ्वी के हॉरिजेंटल जो बीचों बीच होकर गुजरती है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश या तो विषुवत रेखा कहा जाता है। वही इसके ऊपर में जो है उत्तर ध्रुव उत्तर कहलाता है, और नीचे जो है दक्षिण कहलाता है। अभी ये जो उत्तर और दक्षिण में जो है, अगर उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश जो रेखा होगी उसे हम कर्क रेखा कहेंगे, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो होगी उसे मकर रेखा कहेंगे। ठीक है, आपका पृथ्वी का बीचों बीच वर्टिकल लाइन जो होती है, जो एक उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच आती है, इसको हम जो कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। तो इस देशांतर रेखा के दाएं साइड हो जाएगी पूर्वी देशांतर और बाएं साइड हो जाएगी दक्षिणी देशांतर, सॉरी पश्चिमी देशांतर। ये हो जाएगा आपको पूर्वी देशांतर, ये क्या हो जाएगा पूर्वी देशांतर, और ये हो जाएगा आपको पश्चिमी देशांतर। यानी इधर का ये वाला ये पूरा एरिया हो जाएगा पश्चिमी देशांतर, ये पूरा एरिया हो जाएगा आपको पूर्वी देशांतर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अभी देखेंगे भारत का स्थिति क्या है इसमें। ठीक है, भारत का स्थिति क्या है। अच्छा, इसको अगर मिटा दें तो दिक्कत है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत की स्थिति क्या है। अभी हम भारत देखेंगे। देखिए, यहां तक समझ में आ गया, अक्षांश और देशांतर समझ में आ रहा है आप लोग को। ये हम एक और ग्लोब बनाते हैं। ये है, यानी ये हॉरिजेंटल लाइन 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। ठीक है, इधर का जो है पूर्वी देशांत, सॉरी इधर पश्चिमी देशांतर, और इधर हो जाएगा पूर्वी देशांतर। अभी भारत का जो स्थान है, देखिए भारत का जो स्थान है, भारत जो है वो इस पोजीशन में। ठीक है, भारत क्या है इस पोजीशन में, और हमने बताया ये आपका विषुवत रेखा है। ये क्या है विषुवत विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश, और 23.5 डिग्री जो उत्तरी जो है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी जो है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो है इसको मकर रेखा। तो भारत जो है देखिए ये देशांतर रेखा है। तो अगर इसका पोजीशन देखा जाए, पोजीशन किधर है, देखिए इधर हो गया पूर्वी देशांतर, और ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध। ऊपर कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तब भारत का पोजीशन कहाँ पे है, ये आपका इंडिया जो है, इंडिया कहाँ पे है, तो ये आपका इंडिया जो है वह उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर की तरफ। ठीक है, किधर है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। यहां तक समझ में आ गया। देशांतर में पोजीशन किधर हो जाएगा पूरब की ओर, और गोलार्ध में पोजीशन किधर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। यानी भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। यहां तक समझ में आ गया। अभी ये भारत जो है, भारत का जो मुख्य भूमि जो होगा, ठीक है, ये आपका ये रेखा जो होगी वो आपका अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री है। ये ऊपर में ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री, फिर आपको 23.5 डिग्री के बाद जो है वह 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, यहाँ पर आते आते ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, ठीक है, ये आपका 37.5 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट किधर हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांशीय विस्तार ये हो जाएगा ना। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ठीक है, ये कहाँ पर आएगा, ये तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। तो भारत का मुख्य भूमि कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत का मुख्य भूमि जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। एक तो मिल गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, यानी कि नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ अक्षांश।
अभी अगर देशांतरीय देखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। अभी देशांतरीय देखेंगे तो ये बीच वाला जो हो गया 0 डिग्री देशांतर, फिर ये आएगा आपको 30 डिग्री, फिर ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए और यहाँ तक टोटल आ जाएगा आपको 90 डिग्री, ये आ जाएगा देशांतरीय में 90 डिग्री। तो ये पोजीशन जो है, यानी कि ये वाला जो भारत का सबसे पश्चिमी जो छोर होगा, ये आपका है 67 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट किधर हो जाएगा? पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये देशांतर रेखा से जो है वो पूरा दाएं साइड पूर्वी देशांतर और बाएं साइड पश्चिमी देशांतर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के ये आपको अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो जाएगा। ये आपको कहाँ तक है? तो 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि जो होगा, अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ तब कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? देशांतरीय विस्तार है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन देशांतर होता है, तो पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसी को थोड़ा सा बड़ा करके आप लोग देख लीजिए। देखिए, अगर हम भारत का मैप बनाएंगे, ये भारत का मैप अगर बनाएंगे तो देखिए, इसमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा आपको वह अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, और वर्टिकल लाइन जो है देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो ये पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो है, ये भारत है यहाँ पे, भारत है यहाँ पे। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री कितना 4 मिनट से लेकर के, इसका जो सबसे नॉर्थ वाला जो होगा, ठीक है, ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, और ये आपका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो पूर्वी, इधर का पूर्वी देशांतर। तो देशांतरीय विस्तार जो देखेंगे तो ये जो सबसे लास्ट जो एरिया है, एरिया जगह है, ठीक है, ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला जो है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट। और हमने बताया था एक देशांतर दूसरे देशांतर के बीच जो समय होता है वह कितना डिग्री? आधे घंटे का समय होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है, इसका समय अंतराल अगर देखा जाए तो ये समय अंतराल जो है वो आपको 2 घंटे का समय अंतराल होगा। क्योंकि देखिए 0 डिग्री जो देशांतर होता है, ठीक है, वो आपको इंग्लैंड में ग्रीनिश से होकर गुजरती है, और इधर में जाएंगे तो समय जो है आगे की ओर बढ़ेगा, और पश्चिमी जाएंगे, मतलब बाएं साइड जाएंगे तो समय जो है वो घटेगा। तो भारत जो है वो दाहिने तरफ है। तो ग्रीनविच समय जो 0 डिग्री जो समय होता है, उससे भारत का समय कितना घंटा आगे है? ठीक है, तो भारत का समय जो है 5.5 घंटा आगे है। लेकिन भारत में भी जो देखा जाए तो ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोनों के बीच जो है वह डिग्री काफ़ी ज़्यादा है। तो इस छोर में देखेंगे कि अगर 6 बजा है तो इस छोर में जो है वह 8 हो जाएगा, यानी कि लगभग लगभग जो है वह 2 घंटे का जो है वह समय अंतराल है भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर में। इसीलिए जो है भारत के बीच से होकर के जो है भारतीय मानक समय खींचा गया है। और इस भारतीय मानक समय जो है वह कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय। और ये जो आपको उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, और ये मतलब भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसी को भारतीय मानक समय कहते हैं। और यहीं पे जो है, यहीं का जो समय होगा वो पूरे भारत में समय जो है वैलिड होगा।
नहीं तो पता चलेगा कि आपको पश्चिमी भाग में 8 बज रहा है, तो ये पूर्वी भाग में जो 2 घंटा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वह 10 बज रहा है। इसके लिए जो है भारत के बीच से जो है एक रेखा खींची गई, जिसे जो है 82.5 डिग्री पूर्व 82.5 डिग्री पर खींची गई, इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा गया, इसे को भारतीय मानक समय कहा गया। तो यहाँ जो प्रश्न आएगा कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरेगी और राज्यों से भी गुजरेगी, आंध्र प्रदेश से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। ठीक है, तो ये है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसी में जो है क्वेश्चन और पूछता है कि ये आपका ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए, ये अगर भारत के भूमि का क्षेत्र ये देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, 8 डिग्री कितना है, 4 मिनट। लेकिन अगर वही ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी ये ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 6 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है। अगर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देखा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर, तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन मुख्य भूमि का अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, बाकी सब सेम रहेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न पर आते हैं कि भारत के मुख्य भूमि की स्थिति क्या थी, तो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट मतलब दक्षिणतम ये वाला छोर, उससे लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि ये आपको लद्दाख वाला छोर। फिर आपका देशांतरीय विस्तार देखेंगे यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट यानी कि ये गुजरात वाला, से लेकर के आपको अरुणाचल प्रदेश तक है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के भी। यहाँ तक समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। आ गया प्रश्न, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, देखिए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहेगा, संपूर्ण भारत में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाएगा ना, ये जो है आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाएगा संपूर्ण भारत में। तो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे संपूर्ण भारत का, तो ये भूमि वाला छोड़ देंगे, अब यहाँ से लेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो ये हो जाएगा आपको 6 डिग्री 4 मिनट क्या अक्षांशीय पूछ रहा है, तो उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक हो जाएगा, तो आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा फिर से बता दूंगा। फिर कह रहा है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर होता है। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर होता है, हमने आपको बताया 30 डिग्री का। देखिए ये है आपका अक्षांशीय 0 डिग्री अक्षांश, फिर आपको ये है मतलब 30 डिग्री, ये है आपको ये। तो वही कह रहा है कि जी आपको अक्षांश और ये आपका देशांतरीय, तो ये अक्षांशीय और ये देशांतरीय यानी ये बीच की दूरी जो है वो कितने डिग्री की होती है, डिग्री मापा जाता है, तो आपको 30 डिग्री। यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर होता है, तो आपको 30 डिग्री का जो है वह अंतर होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न, भारतीय भूभाग का 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, भारतीय भूभाग को हमने आपको बताया था इसी में कि भारत का जो है बीचों बीच से होकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला रेखा जो है वह गुजरती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपका वह कर्क रेखा जिसे आप कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही कर्क रेखा जो है वह भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, यह कर्क रेखा जो है क्या होती है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन सी रेखा जाएगी, तो कर्क रेखा। क्लियर है। तो कह भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में कौन बांटती है, तो भारतीय भूभाग को जो है 2 बराबर भागों में जो बांटती है वह क्या है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा का पोजीशन क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगी कर्क रेखा। और कर्क रेखा का जो है वह कितना डिग्री है अक्षांशीय विस्तार इसका, तो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर की ओर है। अगर ये दक्षिण में रहता तो इसको मकर रेखा कहते हैं। यानी कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच होकर के भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर कह रहा है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ दे दिया 8 राज्य दे दिया है, तो आप पूछ रहा है कौन कौन राज्य होंगे, तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं।
ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका, ये तो पहला हो गया गुजरात, ठीक है, पहला गुजरात से गुजरेगा, ठीक है। ये आपका एरिया है राजस्थान, तो कुछ राजस्थान को भी छुएगा और सबसे कम जो है राजस्थान को ही छूता है, ठीक है। ये आपका एरिया जो है ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये आपका एरिया छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिहार इधर, और ये आपका झारखंड हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपका ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? पेन चेंज कर दूँ? यहाँ देखिए, ब्लू लेते हैं। ये एरिया जो है ये आपका हो गया गुजरात, ये गुजरात हो गया, चलिए लिख देते हैं, ये गुजरात हो गया। ये आपका राजस्थान हो गया, ये राजस्थान हो गया। ये आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। ये आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद ये आपका झारखंड, झारखंड। इसके बाद ये है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ये आपका मिजोरम। यानी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, और ये कितने राज्यों से होकर जाती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। तो वही यहाँ पर पूछ रहा था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से किससे किससे होकर गुजरेगा। सबसे पहले जाएगा गुजरात से, सबसे पहले किससे? गुजरात से। गुजरात के बाद आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। भारत का मैप याद रहेगा तो याद करने में आसानी होगी। उसके बाद आ जाएगा झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, और मिजोरम। क्लियर है? यानी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जो गुजरात से गुजरेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग तथा न्यूनतम भाग किस राशि होकर गुजरती है? यहाँ से देख लीजिए, तो पीछे हमने बताया। देखिए, यह कर्क रेखा का जो है न्यूनतम भाग हो जाएगा राजस्थान से, और सर्वाधिक भाग हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश से। ठीक है, सर्वाधिक भाग हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश से, न्यूनतम भाग हो जाएगा आपको राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से। तो प्रश्न पूछ रहा था कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किससे हो जाएगा? आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और न्यूनतम भाग किससे हो जाएगा? तो न्यूनतम भाग हो जाएगा आपको राजस्थान से, राजस्थान से। ठीक है, किस हो जाएगा? राजस्थान से। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है? ठीक है, ये नहीं होगा। ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है। कह रहा है, अब आप पढ़िए प्रश्न। कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह क्या है? हम आपको अभी बताएं, ये है आपका भारत का दक्षिण छोर। ये आपका इधर हो जाएगा तमिलनाडु, ये तो हो जाएगा कर्नाटका, ये केरल, ये कर्नाटका। ठीक है, भूमि वाला भाग ये आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे दक्षिणतम यानी कि साउथ में क्या है? सबसे दक्षिण में जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होगा, उस दक्षिणतम बिंदु को जो है वह क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? सबसे दक्षिणतम बिंदु ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का मानक समय क्या है, और यह भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है तथा ग्रीनविच माध्य समय में से कितना आगे है? आपको अभी पीछे बताया थे कि 82.5 डिग्री जो देशांतर यानी वर्टिकल रेखा जो होगी, जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरेगी, देशांतर वर्टिकल वाला,
उसी को जो है वह भारतीय मानक समय कहा गया है। मिटा दिए ये वाला रेखा, ये रेखा जो है इसी को हम भारतीय मानक समय कहेंगे। इसको मिटा दीजिए। ये देखिए, ये जो मतलब 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा होगा, इसी को जो है क्या कहते हैं आपको, भारतीय मानक समय। कितना होगा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और यह भारत का जो मानक समय जो होगा वो ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड से जो होकर गुजरती है देशांतर रेखा, उसी को जो है 0 डिग्री देशांतर माना गया है। यानी कि समय वहां से जो है मतलब मतलब ये रखा गया, और जो ग्रीनिच से जो होकर के जब पूर्वी डायरेक्शन में जो होगा तो वह समय जो है वो आगे चलेगा, और पश्चिम में जो होगा वो पीछे चलेगा। जैसे आप सुने होंगे इंग्लैंड में अगर 10 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा, तो इंग्लैंड में अगर 10 बज रहा है तो उससे 5.5 घंटा ऐड कर दीजिए, तो जितना आएगा वो भारत में बजेगा। तो आगे जो है वो भारत का मानक समय जो है वो कितना आगे है, तो मतलब 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय कितना डिग्री होता है, 82.5 डिग्री। ये क्यों लेना पड़ा, क्योंकि आपको 10 सबसे पश्चिम बिंदु में जो है वो आपको 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 27 25 मिनट। तो किसको लेंगे समय, मानक समय। यहाँ से यहाँ के बीच अंतर 2 घंटे का हो जा रहा है। अगर यहाँ समय देखेंगे तो 10 बजेगा तो यहाँ 2 घंटा और आगे आ जाएगी, तो 12 बजेगा, दिक्कत होगा। तो उसके लिए जो है सबसे 20 होकर के 82.5 डिग्री देशांतर वाला बीचे वाला को बोल दिया कि मानक समय रहेगा भारत का। और यही जो है 82.5 डिग्री देशांतर को जो है भारत का मानक समय कहा गया। और यह ग्रीनिच का जो 0 डिग्री देशांतर जो है उससे कितना डिग्री मतलब कितना समय आगे है, तो 5.5 घंटा आगे। और यह कहाँ से गुजरती है, तो आपको उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। क्लियर है, ठीक। तो कह रहा है कि भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो भारत का मानक समय रेखा जो है आपको 82.5 डिग्री क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ये पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में कमेंट कीजिएगा। पूर्वी देशांतर, देशांतर रेखा को जो है क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय, जो कि ऐसे गुजरेगा। ठीक है, ये सॉरी ये भारत का जो ये से गुजरेगा, मतलब भावना को समझ लीजिए, ये भारत है। ये वर्टिकल लाइन को जो है भारतीय मानक समय का। और भारत एक किस राज्य होकर गुजरती है, तो भारत का जो है किस राज्य से, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कहाँ से होकर गुजरेगी, तो नैनी से होकर गुजरेगी। नैनी जगह का नाम है। फिर कह रहा है ग्रीनिच मार्च से जो है कितना आगे है, तो ये आपको 5.5 घंटा आगे है। यानी कि 5 घंटा, कितना, 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5.5 घंटा आगे है। फिर कह रहा है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है, ये वाला ये आपको बताया। और ये आपका 97.25, ये 68 डिग्री 7 मिनट, और ये आपको 97 डिग्री 25 मिनट है। तो यहाँ से यहाँ के समय का जो अंतर होगा ये कितना घंटा, 2 घंटा का अंतर है। तो ये कितना होगा, भारत का पूर्वी यानी 97.25 और पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट के बीच का जो अंतर होगा वो कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर। इसीलिए तब भारत के बीच से जो है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर खींचा गया है। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर हम अगले क्लास में इससे आगे का प्रश्न करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।